जय हिंद फ्रेंड। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है फंडामेंटल राइट। तो चलिए इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये 2 से 3 वीडियो में कवर होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट होता है कि फंडामेंटल राइट आर इंस्ट्रिंग इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से लिया गया है, थर्ड पार्ट से लिया गया है। और ये आर्टिकल कवर करता है 12 टू 35, आर्टिकल कवर करता है 12 टू 35। हमने पढ़ा है कि 5 से 11 तक सिटीजन 5 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का जो आर्टिकल है वो कवर करता है सिटीजनशिप को, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप को। एंड 1 से लेके 4 तक का जो आर्टिकल है वो कवर करता है अपने पार्ट 1 को और यूनियन ऑफ इंडिया को। आगे देखते हैं इसको डिटेल में। इन दिस रिगार्ड द फॉर्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ओके, दैट इज बिल ऑफ राइट। तो इसमें ये बात बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो कॉन्सेप्ट है हमारे फंडामेंटल राइट का, उसको ये लिया गया है, ये कहाँ का इंस्पिरेशन है? ये इंस्पिरेशन है यूएसए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेरिका के बिल ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशन का। कई बार प्री में ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट कहाँ से इंस्पायर है, तो ये बताया जाता है कि बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए। तो वो ऑप्शन भी सही होता है। आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, सॉरी, पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब कैसे होता है? डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। ओके, तो प्री में क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है, कौन से पार्ट को इंडिया का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? तो पार्ट 3 को इंडिया का मैग्ना कार्ट कहा जाता है, फंडामेंटल राइट को इंडिया का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं। इट कंटेन अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिकेबल फंडामेंटल राइट। तो जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव है और ये जस्टिकेबल फंडामेंटल राइट है। जस्टिकेबल फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? जस्टिकेबल फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि अपने फंडामेंटल राइट के अगर वॉयलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट का, तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, और कोर्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है। आगे देखते हैं। इन फैक्ट द फंडामेंटल राइट in our constitution are more elaborated than those found in constitution of any other country in the world including the USA। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना, हमारे भारत का जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत ही ज़्यादा इलोबरेट किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट किया गया है किसी अन्य कंट्री के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट आर guaranteed by the constitution to all person without any discrimination। ओके, तो फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटीड होता है किसके थ्रू? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और पूरे इंडिया के सिटीजन के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को मिला है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिला है, नहीं, फंडामेंटल राइट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी लेवल पे। आगे देखते हैं। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स and dignity of individuals and the larger public interest and the unity of नेशन। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये क्या अपहोल्ड करता है? ये अपहोल्ड करता है इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, है ना, कि सभी लोगों के इक्वालिटी को अपहोल्ड करता है, डिग्निटी को अपहोल्ड करता है एंड पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करता है और अपने नेशन की यूनिटी को अपहोल्ड करता है। ओके, कभी प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से पावर को, कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से आइटम्स को अपहोल्ड करता है? क्या ये इक्वालिटी को दर्शाता है? तो हाँ दर्शाता है। डिग्निटी को दर्शाता है? हाँ दर्शाता है। क्या ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है? तो हाँ वो भी ऑप्शन होगा। और क्या फंडामेंटल राइट यूनिटी ऑफ नेशन दिखाता है? तो हाँ ये दिखाता है। यूनिटी ऑफ नेशन दिखाने का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो पूरे नेशन में यूनिटी है भाई, एक ही प्रोविजन, एक ही प्रोसेस सबके पे लागू होता है। आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट को क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की आइडिया को प्रमोट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ओके, दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ओके, तो ये प्रिवेंट करता है, ये क्या मतलब, फंडामेंटल राइट जो है ये प्रिवेंट करता है किसको, ऑथोराइजेशन को, कि ऑथोराइजेशन की कंट्री में कोई भी ऐसे ऑथोराइज या किसी भी डोमिनेटेड पावर को ये प्रिवेंट करता है। आगे देखते हैं, एंड जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट करता है, दे एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। ओके, तो जो फंडामेंटल राइट है ना, पहले तो ये बताया गया है कि ये प्रिवेंट करता है किसी भी ऐसे ऑथराइजेशन को कि जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट को, लिबर्टी को और फ्रीडम को क्या फ्रीडम को किसी भी स्टेट के थ्रू इसको अपने जो इंडियन पब्लिक है उसके लिबर्टी को, फ्रीडम को क्या बोलते हैं, सप्रेस न किया जाए, इसके लिए वो अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। चलिए इसको ये पॉइंट को एक बार और देख लेते हैं। दे प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोराइजेशन एंड डिस्पोटिक रूल ऑफ द कंट्री। ओके, तो द फंडामेंटल राइट प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोराइजेशन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। डिस्पोटिक रूल, कंट्री के डिस्पोटिक रूल को भी ये प्रिवेंट करता है, एंड द ऑथोराइजेशन को, कि कुछ भी ऐसी अथॉरिटी जो कि पब्लिक के फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या रोकती है या उसके अगेंस्ट या उसको बैरियर करती है, तो ये ऐसे हर प्रोसेस को, हर प्रोविजंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देखिए मैं चीज़ों को डिस्क्राइब इसलिए अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए तो फिर वो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है और जो फिर उसके सब टाइटल है उसका मतलब क्या है, ये भी समझने में हमें आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ अच्छे से इलेबोरेट करके समझा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द trinity of exclusive and arbitrary law of the legislature. In short, they aim to establishing a government of law and not the man. Okay, तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन द ट्रिनिटी एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, तो जो अपना ये फंडामेंटल राइट है ना, उसकी कुछ लिमिटेशन भी बताई गई है, किसकी, एग्जीक्यूटिव के थ्रू इसकी कुछ फंडामेंटल राइट की कुछ लिमिटेशन को भी ऑपरेट किया जा सकता है। बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या है, ये मेनली ये क्या स्टेब्लिश करता है, ये स्टेब्लिश करता है एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ को, ना कि नॉट ऑफ मैन, कि किसी मैन को ये किसी लॉ ऑफ मैन को ये इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। फंडामेंटल राइट आर नेम सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट क्या है, ये गारंटीड है और प्रोटेक्टेड है किससे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। आगे देखते हैं। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर द ऑल ग्राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओके, तो इसमें क्या बताया गया, दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल ग्राउंड। जो अपना फंडामेंटल राइट है ना, जो अपना फंडामेंटल राइट है वो मोस्ट इसेंशियल है ऑल ग्राउंड पे, हर ग्राउंड पे फंडामेंटल राइट पूरे पब्लिक को, पूरे हर एक इंडिविजुअल को हर ग्राउंड पे फ्रीडम देता है। कौन कौन सा ग्राउंड है ये, मटेरियल ग्राउंड है, इंटेलेक्चुअल ग्राउंड है, मोरल ग्राउंड है एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड है। ओके, आगे देखते हैं। बेसिकली इसमें कहने का क्या मतलब है, इसमें कहने का मतलब है ये लक्ष्मीकांत सर का ये मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट है ना वो हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पॉलिटिकल राइट मिल रहा है या पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है या सिर्फ हमें मॉरल फ्रीडम मिल रहा है, नहीं, ये हमें हर ग्राउंड पे प्रोटेक्ट करता है ना, एवरी ग्राउंड पे ये हमें, हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो 7 फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, 7 फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड
करता है। तो पहला है क्या, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, right against exploitation article 23-24, and the right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational right article 29 to 30, and the right of property article 31st। ये 6 नंबर का राइट आप लोग याद रखिएगा एक बार, क्योंकि इसके बारे में ना आगे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो राइट टू पावर्टी आर्टिकल 31st, एंड देन राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में, प्री में डायरेक्ट सीधे यही दे देगा, बोलेगा कि इसको मैच करिए, है ना, बोल देगा इसको मैच करिए कि आर्टिकल राइट ऑफ इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है, राइट ऑफ इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है, राइट ऑफ फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है ना। तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि हाउएवर, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना 6 नंबर के आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो क्या बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी का राइट है ना अपना, जो हमारे फंडामेंटल में ओरिजिनली जो प्रॉपर्टी का राइट को फंडामेंटल राइट बनाया गया था उसको डिलीट कर दिया। कब? 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट ऑफ प्रॉपर्टी को अपने फंडामेंटल राइट के लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, एंड इट इज मेड एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फिर क्या हो गया, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना इसको अब लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट। और कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया? आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A एंड द पार्ट 20। और पहले ये क्या था? पहले ये अपने पार्ट 3 में था, आर्टिकल 31st था और ये फंडामेंटल राइट था। लेकिन और अब क्या इसको बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम जब PYQs करेंगे तो हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट, देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है देखते हैं हम। राइट टू इक्वालिटी is the first, right to freedom is the second, right against exploitation is the third, and right to freedom of religion is fourth, and the cultural and educational right is 5, and the right of constitutional remedy is 6. Now we have only 6 fundamental right, not 7, and originally we had 7 fundamental right. Okay, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के फीचर क्या है? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत खास नहीं है, बट मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए मैं इसमें ना आप लोगों को मेन पॉइंट भी करा सकती हूँ, बट मैं एक बार इसको डिटेल में इसलिए करा रही हूँ कि जब हमें पूरी चीजें पता रहती है ना, जब हमें पूरी कहानी पता रहती है तो हम उससे मेन पॉइंट को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। अब हमें अगर पॉइंट ही पता रहेगा और हमें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो फिर ना बहुत ही हेजिटेटिंग हो जाता है, बाद में समझने में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तरफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कुछ और सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। फीचर क्या है फंडामेंटल राइट का? तो फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय फॉलोइंग। कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें गारंटीड किया गया है, जिसका कि कैरेक्टर कुछ है नीचे, कुछ फॉलोइंग नीचे दिया गया है जिसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली द सिटीजन व्हाइल अदर आर available to all person whether citizen and foreigner or legal person like the corporation and companies. First feature of the fundamental right is कि some are them available only the citizen. Okay, कुछ तो सिर्फ हमारे सिटीजन के लिए, जो कि सिर्फ भारत के सिटीजन है उनके लिए अवेलेबल है, and other are available to all person whether citizen, foreigner or legal person. Okay, और कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि सभी के लिए, मतलब सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है, फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, लीगल पर्सन के लिए भी अवेलेबल हैं।
अब ये लीगल पर्सन कौन होता है? ये होते हैं कॉरपोरेशन के और कंपनीज के लोग, कि अदर कंपनी से कोई आ गया, वो इंडिया में रह रहा है, बट उसको भी कुछ फ्रीडम मिलेगी, बट और कुछ फ्रीडम ऐसी है जो सिर्फ हमारे सिटीजन को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अपना अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा रिलीजन से रिलेटेड जो प्रिविलेज है, जो अपने लैंग्वेज और जो अपनी संस्कृति को क्या प्रोपोगेट करने का जो फंडामेंटल राइट है, वो सिर्फ हमारे सिटीजन को मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ओके, सेकेंड फीचर इसमें क्या बताया गया है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, मतलब स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। चलिए आगे बताया गया है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। तो वही बात है कि स्टेट उस पर स्टेट हमारे कुछ फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। हाउएवर whether such restriction are reasonable or not is to be decided by the court। ओके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है किसके थ्रू? स्टेट के थ्रू, वो रीजनेबल है या नहीं, ये इसके बारे में डिसीजन कौन लेता है? इसके बारे में डिसीजन लेता है अपना कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ले सकता है, बट कोर्ट लेता है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाएगा कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है या क्वालिफाइड है? तो ये क्वालिफाइड है। हमारा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ओके, बशर्ते 2 आर्टिकल को छोड़ के लगाया जा सकता है, वो आर्टिकल के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के आप किसी भी आर्टिकल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम कि अच्छा ये रिस्ट्रिक्शन लगा कौन सकता है? ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट, ना कोई इंडिविजुअल, ना कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड है या गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है, ऐसा नहीं। स्टेट ही, पार्लियामेंट ही इस पे अपने फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और ये रिस्ट्रिक्शन की अथॉरिटी को डिसाइड कौन करता है, ये सही है या नहीं सही है, इसको डिसाइड करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है, ना कि पार्लियामेंट के पास। देखो, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का पावर है स्टेट के पास, और उस रिस्ट्रिक्शन को सही और गलत का जांच करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ही लगा रही है, पार्लियामेंट ही बता रही है कि सही है कि गलत है, वो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पावर का डिवीजन हुआ ना, कि पावर कैसे डिवाइड हो रहा है, तो वो देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दस they strike a balance between the right of individual and those of the society as the whole between individual liberty and social control। ओके, तो बेसिकली यही बात किया गया है कि बैलेंस किया गया है राइट का, कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में राइट को बैलेंस करके रखा जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल, है ना, all of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of the private individual। Okay, तो all of them, ये सारे जो फंडामेंटल राइट है ना, वो किसके अगेंस्ट है? वो किसके अगेंस्ट है? वो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट है, हमारे जो सारे फंडामेंटल राइट हैं। बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि अगेंस्ट है किसके? एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल के। कुछ कैसे अगेंस्ट है एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल के, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। देखिए इस पॉइंट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना, वो स्टेट को क्या करते हैं? रोकते हैं। स्टेट जो है हमारा, उसके किसी भी तरीके के हार्ड एक्शन को रोकते हैं कि हमें इंडियन पब्लिक को फंडामेंटल राइट देके। लेकिन जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये फंडामेंटल राइट, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी हैं। डिटेल में हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज प्लेस लिमिटेशन conferring certain privileges on the person। Okay, sorry, limitation on the authority of state, while other are positive in nature, conferring certain privileges on the person। Okay, तो some of them are negative in character and some of them are positive in character। Negative का मतलब क्या है? यहाँ पे निगेटिव ये है कि ये क्या करता है? प्लेस करता है लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, है ना। वही बात है, ऊपर वाली बात को थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि ये जो कुछ प्रोविजन है ना हमारे फंडामेंटल राइट के,
वो स्टेट की जो अथॉरिटी है ना उसको लिमिट करता है, उसको क्या बाउंड्री करता है, लिमिट करता है। बट कुछ ऐसे भी प्रोविजन है, कुछ ऐसे पॉजिटिव नेचर है इसका, अपने प्रोविजन फंडामेंटल राइट के प्रोविजन का, जो कि प्रिविलेज करता है किसको, पर्सन को, प्रिविलेज करता है किसको, पर्सन को। आगे देखते हैं, दे आर जस्टिकेबल अलाउिंग पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। ओके, तो फिर क्या होता है कि ये जस्टिकेबल है, जस्टिकेबल है नेचर में कि कोई भी पर्सन मूव कर सकता है कोर्ट को कि अगर उसके वायलेट हो रहा हो उसका फंडामेंटल राइट। ओके, आगे देखते हैं, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हेंस ऊपर वाली बात को ही डिस्क्राइब किया गया है, हेंस एग्रीवीड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि पहले अपील कोर्ट में जाए फिर उसके जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये तरीके का प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। ओके, दे आर नॉट सैक्रोसेंट एंड परमानेंट। ओके, तो बेसिकली मतलब यही है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट कैन curtail and replace them but only by the constitutional amendment act, okay, not by an ordinary act। okay, तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना वो कोई सैक्रोसेंट नहीं है, ना ही कि परमानेंट है। पार्लियामेंट अपने फंडामेंटल राइट को रिप्लेस कर सकती है, कर्टेल कर सकती है बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा, किसी ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट को कर्टेल या रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। बट पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट में कोई भी छेड़छाड़ कर सकती है या नहीं कर सकती है। ओके, आगे देखते हैं, मूव ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती के इसमें बहुत ही इलिबरेट तरीके से इस पॉइंट को रखा गया है, जिसको हम आगे देखेंगे भी कि दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बिना अफेक्ट किए ही फंडामेंटल राइट को रिप्लेस किया जा सकता है या कर्टेल किया जा सकता है। ये नहीं कि फंडामेंटल राइट का जो मेन बेस है, जो उसका जो फंडामेंट है उसी को हम कर्टेल कर दिए, तो वो वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, they can be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by article 20 and 21, है ना। they can be suspended during the operation of national emergency। पहले तो ये समझ लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको सस्पेंड किया जा सकता है ना, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। बट जो राइट हमें आर्टिकल 20 और 21 में मिलते हैं उसको नहीं सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान भी, क्योंकि ये तो देखो जीने का ही है, लाइफ का ही है, इसके बारे में तो अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये थोड़े बोल सकते हैं कि आप जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। तो ये है कि आर्टिकल 20 और 21 में तो जो हमारे लाइफ का फ्रीडम हमें मिलता है उसको आप नहीं कर्टेल कर सकते, बाकी आप सस्पेंड कर सकते हैं बहुत सारे फीचर को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्दर 6 राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 9 कैन बी suspended only when emergency is declared on the ground of war or external aggression। ओके, तो 6 राइट जो है जो कि हमारे आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है सिर्फ कब, जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया हो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, तब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे अगर वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है सिर्फ तभी, है ना, ओनली व्हेन, सिर्फ तभी आर्टिकल 19 में जो हमें 6 राइट मिलते हैं, 6 राइट की गारंटी मिलती है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, के कोई भी और किसी ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता है, कि एक्सटर्नल इमरजेंसी पे लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 में मिले हुए अपने राइट्स पे को रोका जा सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है,
बाकी इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 का भी को भी प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है ना। इंटरनल जैसे कि अब किसी स्टेट में मान लो कि लग गया, किसी स्टेट में कुछ ऐसा प्रेसिडेंट रूल लग गया है ना, तो क्या वहां पे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टेट में ना प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, किसी में दंगे हो रहे हैं, किसी में कुछ इमरजेंसी, अभी मणिपुर का कितना केस चल रहा था कि कितने सारे बातें चल रही थी उसके बारे में, कितने दंगे हो रहे थे, तो क्या वहां पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया गया? तो नहीं, वहां पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ओके, तो क्या कारगिल का जो जब युद्ध हुआ था हमारे भारत में, कारगिल का जो वॉर हुआ था हमारे भारत में अपना तो पाकिस्तान से, तो क्या उस टाइम पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया गया होगा? तो हाँ, बिल्कुल सस्पेंड किया गया होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, है ना, एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। ओके, क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया गया होगा या नहीं किया गया होगा? तो आर्टिकल 19 को जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी तो वो किसी भी एक्सटर्नल इमरजेंसी के थ्रू तो लगाई नहीं गई थी। ऐसा तो नहीं था कि बाहर से वॉर चल रहा था या बाहर से कुछ ऐसा चल रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से लगाया गया, नहीं, ये चल रहा था ना, डायरेक्ट अपनी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी किसी और देश से, तो इंटरनल इमरजेंसी था वो, तो उस पर पार्टली सस्पेंड किया गया था, पार्टली सस्पेंड नहीं किया गया था। बेसिक प्रोविजन यही है कि आर्टिकल 19 के थ्रू जो हमें 6 राइट मिलते हैं फंडामेंटल के, उसको आप सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे ही सस्पेंड कर सकते हैं। और कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसको आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकता है हमारा स्टेट? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। The suspension of fundamental right. The suspension of fundamental right during the national emergency is explained in detail. वही दिया गया है कि चैप्टर 16 में, इस चैप्टर के 16 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इस बुक का, तो उसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसमें क्या क्या डिटेल प्रोविजन है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। देखिए, मैं अभी पूरा डिटेल में करा देती हूँ आप लोगों को फीचर का, उसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूंगी जिसको कि आप लोग सिर्फ नोट करके आगे की कहानी खुद से फॉर्म कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं या खुद से लिख सकते हैं अगर एक अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश हो गई हो तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31 ए, सेविंग ऑफ लॉ, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ state, etc. Okay, article 31b, validation of certain act and regulation included in 9th schedule, and article 31c, saving the law giving effect the certain directive principle. Their scope of operation is limited by article 31 a. बेसिकली इसमें यही बात बताई गई है कि जो फंडामेंटल राइट का स्कोप है ना, उसके ऑपरेशन का जो स्कोप है उसको लिमिटेड किया गया है आर्टिकल 31 ए के थ्रू। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है ये प्रोविजन, जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर एप्लीकेशन ऑन द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड analogous service can be restricted or abrogated by the parliament, article 33. ओके, आर्टिकल 33। तो क्या बताया गया है इसमें कि फंडामेंटल राइट का एप्लीकेशन ऑन मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स एंड पुलिस फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन सब सर्विसेज पे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट, है ना, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या एब्रोगेट किया जा सकता है किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। कौन से आर्टिकल को ये पॉइंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 33 में दिया गया है। देखिए, अभी हम फीचर पढ़ रहे हैं इसलिए हम जो पॉइंट दिए गए हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं। जब हम पर आर्टिकल पढ़ेंगे ना, जब हम आर्टिकल 33, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें बहुत ही डिटेल में दी गई हैं, तो हम उसको वहां पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अपने आम इंडिविजुअल के लिए हो गया, पहले क्या प्रोविजन पढ़ा कि फंडामेंटल राइट क्या है, वो सस्पेंडेड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किस पे? इंडिविजुअल पे हमने पढ़ा है ना, कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन पे। लेकिन अब बात क्या आ जाती है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है उस पे कैसे फंडामेंटल राइट लगेंगे, है ना, क्या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी? पैरामिलिट्री फोर्स के जो पर्सन है या जो पुलिस फोर्स है ना, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो क्या इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी?
अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच रही और इसने अपने एजेंसी की कोई बात कहीं प्रेस में जाके अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में बता दिया, तब तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की क्या हो गई, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी लॉस हो गई ना फिर। तो वो है कि इसके बारे में क्या प्रोविजन है नहीं है, ये हमारा पार्लियामेंट तय करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ is in the force in any area. Their application can be restricted while martial law is force in any area. अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ इन फोर्स है, then fundamental right was restricted. Then fundamental right was restricted. Okay. आगे देखते हैं, मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल, पता है हमें, इम्पोज अंडर द एबनॉर्मल सर्कमटेंशन टू रीस्टोर ऑर्डर, आर्टिकल 34। ओके, तो मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, मिलिट्री रूल होता है जो कि इम्पोज होता है अंडर एबनॉर्मल सर्कमटेंसेस को, जो कि रिस्टोर करना होता है, और ये आर्टिकल 34 में बताया गया है। इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो अपना मार्शल लॉ है वो क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म है किसका, नेशनल इमरजेंसी के इम्पोज करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, self-executory, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Okay, so such a law can be made only by the parliament and not by the state legislators, so that the uniformity throughout the country is maintained, article 35. Okay, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा टॉपिक है, तो इसका ये फीचर हो गया अपना। ठीक है, तो चलिए अब हम जो फंडामेंटल राइट के सारे फीचर है ना, जो 12 फीचर हैं, अब इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि जो हमें अंडरलाइन करना है, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि हमें क्या अंडरलाइन करना है। तो फीचर कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट के, इसको हम देखते हैं। पहला फीचर क्या है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली सिटीजन व्हाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन फॉरेनर एंड लीगल पर्सन। ओके, तो कुछ तो सिटीजन को मिल सकते हैं और कुछ अपने मिल सकते हैं किसको, सिटीजन को भी, फॉरेनर को भी, और लीगल पर्सन को भी, है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज आप लोग अगर नोट्स कर रहे हैं, अगर नोट बना रहे हैं, या अपने बुक में अगर आप लोग को अंडरलाइन करना है या मार्क करना है, तो ये जो मैं डबल हाईलाइटर कर रही हूँ, इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, they are not absolute but qualified. Okay, they are not absolute but qualified। आगे की कहानी इधर लिखी है, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि क्यों एब्सोल्यूट नहीं है और क्यों क्वालिफाइड है, और कैसे क्वालिफाइड किया जा सकता है, और कैसे एब्सोल्यूट नहीं है, कैसे सस्पेंड किया जा सकता है ना। इसके बारे में यहाँ में डिटेल में हमने पढ़ा है, बट ये एक फीचर है कि ये एक पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, और इसके आगे की कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो अगर ऐसे करने लगे ना, तो फिर इसका तो हर लाइन ही इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे हम नहीं पढ़ सकते ना, हम पूरा 1500-1600 पेज थोड़े याद कर सकते हैं। तो हमें इसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को निकालना पड़ेगा, और उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, ताकि हम अपने एक लाइन के पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख पाए अपने आंसर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट, है ना, कि इसमें सभी जो प्रोविजन है वो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है, और कुछ ऐसे हैं, और सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना, कि सम, कुछ, एक पॉइंट तो ये हो गया कि ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड अदर आर पॉजिटिव इन नेचर। ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि कुछ तो निगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि ये लिमिट करता है स्टेट के एक्शन को, स्टेट की अथॉरिटी को, और कुछ पॉजिटिव इन नेचर है, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोविजन है जो पर्सन को प्रिविलेज देता है ना, पर्सन को प्रिविलेज देता है। इसके लिए हमने पढ़ा है, जो मैं दोबारा बता रही हूँ, जो डबल लाइन कर रही हूँ, जो डबल हाईलाइट कर रही हूँ, उसको आप मार्क कर सकते हैं, जस्ट कि आप याद रखने के लिए। दे आर जस्टिकेबल, ये जस्टिकेबल है, आप इसके वायलेशन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है,
दे आर नॉट सैक्रोसेंट एंड परमानेंट। अमेंडमेंट किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि ये सैक्रोसेंट नहीं है एंड परमानेंट नहीं है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ओके। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब देखो ये सब जो प्रोविजन है ना, वो बात के प्रोविजन है कि कौन से आर्टिकल नहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं, कौन से किए जा सकते हैं, कौन से कब किए जा सकते हैं। बट मेन पॉइंट ये है कि ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है इन नेचर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय द आर्टिकल 31, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट, आर्टिकल 33, ओके, आर्टिकल 33। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड while military law is in the force in any area, okay। next point है, most of them are directly enforceable, self executory, and few of them can enforced on the basis of law made for giving effect to them, okay। तो बेसिकली ये सारे फीचर हो गए हमारे फंडामेंटल राइट के, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो हम बार बार स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट कैन बी सस्पेंड फंडामेंटल राइट, इस कैन क्या कि ये सस्पेंड कर सकता है, कर्टेल कर सकता है या इलिबरेट कर सकता है, वो क्यों कर सकता है फंडामेंटल राइट का? तो ये स्टेट का मतलब क्या होता है, ये स्टेट है कौन, है ना। स्टेट का मतलब कौन सी अथॉरिटी को स्टेट माना जा रहा है। अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि भारत को पूरा जो इंडिया है वो स्टेट है, या और भी अगर हम लेमैन की भाषा में आ जाए तो हमको लगता है कि जो अपना बहुत सारा 28 स्टेट है वही स्टेट है ना। तो यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट चैप्टर में स्टेट जो वर्ड है उसको भी बताया गया है कि स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट, ओके। तो जो स्टेट है वो डिफरेंट प्रोविजन के लिए यूज होता है, किसमें? फंडामेंटल राइट में। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 12 हैज आइडेंटिफाइड द टर्म फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3, अकॉर्डिंग टू इट स्टेट इंक्लूड फॉलोइंग, ओके। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। किसका डेफिनेशन दिया गया है? स्टेट का, आर्टिकल 2 में। और ये फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, उसके पर्पज के लिए बताया गया है कि फंडामेंटल राइट के पर्पज या अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट स्टेट में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हैं, कौन कौन से अथॉरिटी इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ओके। तो पहला तो स्टेट में कौन इंक्लूड है? पहले तो ये इंक्लूड है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इनको क्या माना गया है? इनको स्टेट माना गया है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वही फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी मानी गई है। देन ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह को भी, ऑल लोकल अथॉरिटी को भी स्टेट माना गया है। एंड 4 पॉइंट में क्या है? ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टेटरी और नॉन स्टेटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC एंड सेल एटसेट्रा, ये सारे चीजों को स्टेट माना गया है। तो स्टेट में कौन कौन से अथॉरिटी इंक्लूड है? पहला तो अपनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, दूसरा अपना हो गया स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड पॉइंट हो गया कि ऑल लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में अपना वही म्युनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, एंड
ऑल अदर अथॉरिटी, और सभी अथॉरिटी जो कि LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, एक्सेट्रा हो गया. ओके, स्टेट हैज बीन डिफाइंड in a wider sense so as an included all its agencies. Okay, thus क्या बताया गया है, state has been defined in a wider sense so as the included all its agencies. है ना, कि स्टेट का मतलब क्या है कि एक गवर्नमेंट और उसकी सारी एजेंसी को स्टेट बताया गया है. कि इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट वर्ड यूज हो रहा है ना हमारे फंडामेंटल राइट में, कि फंडामेंटल राइट के बारे में इम्पोज कर सकता है वो, तो पार्लियामेंट भी इम्पोज कर सकती है. मतलब इसमें स्टेट के जितनी अथॉरिटी बताई गई हैं वो सारी अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो कुछ महत्वपूर्ण सिचुएशन में, कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है. ओके, आगे चलते हैं. इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसी दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट. ओके, तो इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज, है ना, कि इन सारी एजेंसी का जो एक्शन होगा उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट के लिए, कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसके अगेंस्ट हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में इन सारी एजेंसीज के थ्रू. जैसे केशवानंद भारती और केरला स्टेट यूनियन स्टेट के इन यूनियन अगेंस्ट यूनियन हुआ था ना विवाद, तो उसमें भी यही हुआ था कि फंडामेंटल राइट आपका कोई इंडिविजुअल तो वायलेट कर सकता है, वो कर ही सकता है ना, बट अगर कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं और उनके थ्रू उनके द्वारा किए गए वायलेशन के लिए भी हम कोर्ट में जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन द प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी working as an instrument of state fall within the meaning of the state under article 12. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, ओके, कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी है और कोई ऐसी एजेंसी भी है जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, उसको भी स्टेट के तरह माना जाएगा, उसको भी स्टेट जो अथॉरिटी है उसके अंडर रखा जाएगा. तो स्टेट का मतलब आप लोग समझ गए अच्छे से कि स्टेट में क्या क्या बॉडी, कौन कौन सी अथॉरिटी आती है और कौन कौन सी बॉडी स्टेट में रहती है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. लॉ इन कंसिस्टिंग विथ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट के साथ कौन कौन से लॉ को कंसिस्ट किया गया है. चलिए देखते हैं. आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल लॉ दैट आर इन consisted with or in the derogation of any of the fundamental rights shall be void. Okay, on the other word, it expressively provided for the doctrine of judicial review. Okay, चलिए आगे देखते हैं. this power has been conferred on Supreme Court Article 34 and the High Court Article 2 to 6 that can be declared in a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the fundamental right. Okay, बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है वो ये डिक्लेयर करता है कि all law that are inconsistent with or any derogation of any of the fundamental rights shall be void. कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट होता है या डेरोगेटिव होता है फंडामेंटल राइट के साथ, वो क्या होता है, वो वॉइड माना जाएगा. क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. ओके, इसी बात को दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है कि इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. कि आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन बताता है कि जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि डेरोगेटिव होता है फंडामेंटल राइट के साथ, तो उस राइट को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या उस पॉइंट का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम, तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 के द्वारा, एंड द हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 2 to 6 के द्वारा, 226 के द्वारा. तो प्री में क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल देता है,
तो देता है 32 एंड जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 34 आर्टिकल 226 देता है, आर्टिकल 226 देता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। That can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of the contravention of any of the fundamental right. चलिए आगे देखते हैं। term law in the article 13 has been given a void connection so as included in following. Okay, तो जो law शब्द है ना आर्टिकल 13 में, उसको कैसे इलिबरेट किया गया आगे बताता है। परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो परमानेंट लॉ को कौन इनेक्ट कर सकता है, अपना पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है और लेजिस्लेचर इनेक्ट कर सकता है। कौन इनेक्ट कर सकता है, अपना पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर इनेक्ट कर सकता है किसको, परमानेंट लॉ को। एंड टेम्परेरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑन और द स्टेट गवर्नर। ओके, तो टेम्परेरी लॉ को कौन इनेक्ट कर सकता है, इनेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट लाइक ऑर्डिनेंस इशू, है ना, कि जो टेम्परेरी लॉ होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। कोई भी अगर कहीं पे कोई भी ऑर्डिनेंस इशू हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो टेम्परेरी है। और अगर कहीं पे कोई लॉ बन रहा है, कोई एक्ट बन रहा है, कोई अमेंडमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो परमानेंट है। क्या है, वो परमानेंट है। अब अगर इमरजेंसी का सिचुएशन भी है तो प्रेसिडेंट अकेले कोई किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, वो एक ऑर्डिनेंस ला सकता है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब ही, और ऑर्डिनेंस किसके किसके थ्रू आता है, प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर के थ्रू आता है ना। तो इसमें बेसिकली यही बात बताई गई है कि ये जो लॉ है जो आर्टिकल 13 में बताया गया है उसका क्या है, वाइडर कनेक्शन दिया गया है। कि वाइडर कनेक्शन कैसे है, तो परमानेंट लॉ का मतलब तो यही हो गया कि परमानेंट लॉ को लाने का पावर किसके पास है, अपने पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। और टेम्परेरी लॉ लाने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, देखिए मैं एक ही चीज को ना 2-3 बार रिपीट करके आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी ना हो समझने में और चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए। नहीं तो मैं एक एक लाइन पढ़ के भी आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरा इस तरीके से पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, या आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा फास्ट और थोड़े कम शब्दों का यूज करके चीजों को फटाफट करके आगे बढ़ती रहूं, है ना। Statutory instrument in the nature of the delegated legislation, executive and legislation like order, law and rule, regulations or notification. Okay, तो statutory instrument in nature of delegation legislation जो होता है वो executive legislature के लाइक का होता है। वो ये सारे ऑर्डर, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन ये सारी चीजें ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, ये कस्टम एंड यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इसमें समझने की क्या ही बात है ना। चलो आगे देखते हैं। 10 नॉट ओनली द लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट as violating the fundamental right and hence can be declared as void. Okay, तो बेसिकली इसमें क्या देखो, फंडामेंटल राइट के बारे में अगर कोई भी बात हो रही है तो अगर ये होगा कि इसका चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है 110%, है ना। कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर कभी नहीं छोड़ती है, ये बात याद रखिएगा कि कोर्ट का बहुत मजबूत पावर बना के रखती है सारी अथॉरिटी पे। तो इसमें क्या बताया गया है, नॉट ओनली द लेजिस्लेशन, ना कि सिर्फ लेजिस्लेशन बल्कि एनी ऑफ द अबव, किसी ऊपर के किसी भी अथॉरिटी के किसी भी एक्शन को, है ना, जो ये क्या लॉ लाया जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और ये रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन लाया जा रहा है, जो कस्टम वगैरह जो ये सारी चीजें लाई जा रही हैं, इनके किसी भी पॉइंट को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कि मतलब अगर लॉ के थ्रू कोई भी ऐसा प्रोविजन लाया जा रहा है जिसमें कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, है ना। और
उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट द लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ओके, फर्दर आर्टिकल 13 क्या डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कोई भी लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, हेंस इट कैन नॉट बी चैलेंज। ये आर्टिकल 13 बोल दिया कि भाई जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो कोई लॉ नहीं है। क्यों? वो अमेंडमेंट है ना, वो एक्ट है, तो उसको लॉ में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन के अंडर में जो भी अथॉरिटी आती है, सिर्फ उसको चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। बट अपनी जुडिशरी का अलग लेवल है। ये देखिए जुडिशरी क्या बोलती है, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट held in the Keswanand Bharti case 1973 that constitutional amendment can be challenged on the ground that it violated a fundamental right that form a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void. Okay, 13 आर्टिकल 13 तो अपना कहानी बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, फंडामेंटल चैलेंज नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कि ये कोई लॉ है, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ तो है नहीं, तो ये चैलेंज होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोली कि ऐसा नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ये बात कब बोली? केशवानंद भारती केस में बोली, जो कि 1973 में लड़ा गया था, जिसका जजमेंट 1973 में आया था। सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई साहब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे? कि ये वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट को, कि उसके फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप डाउन करेंगे तो फिर हम इसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे और इसको भी चैलेंज किया जा सकता है ना। तो बेसिकली बात ये यहाँ पे सारा क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का जो डेफिनेशन है उसमें जो जो अथॉरिटी आती है वो सारी अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या रूल हो, रेगुलेशन हो, एक्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, चाहे जो भी हो, हर पॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ की वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट, इसके बेसिस पे अपने कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उसको बताएगी कि वो क्या है, वॉइड है कि नॉन वॉइड है। ओके, चलिए अब फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ देख लेते हैं और इसके बाद आज की क्लास अपनी खत्म करेंगे अभी, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको इसके हर आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आर्टिकल कौन कौन से हैं और क्या कंसिस्ट करते हैं वो आर्टिकल। तो राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। ओके, राइट बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 14 में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आते हैं। आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि ये जो सारे आर्टिकल के बारे में डिटेल में बताया गया ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि राइट ऑफ इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल को कवर करता है? आर्टिकल 14 to 18। ओके, चलिए तो देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन सा आर्टिकल को कवर करता, कौन सा आर्टिकल कंसिस्ट करता है? आर्टिकल 14। देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 1000 बार आ चुका है अभी ऊपर, है ना, कि प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 15 में है। बताया जाता है ना आर्टिकल 15 के थ्रू डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल के अंडर आता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, है ना। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है और आर्टिकल 15 कंसिस्ट करता है इस पॉइंट को। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, है ना, प्रोहिबिट करता है अपना आर्टिकल 15। बट कौन से ग्राउंड पे? जो अपनी स्टेट है, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों को मतलब अपने डोमिनियन के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती है और अदर लोगों को, जैसे विमेन को कुछ प्रिविलेज दी जाती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है?
वो रिलीजन पे होता है, रेस पे होता है, कास्ट पे होता है, सेक्स पे होता है, या प्लेस ऑफ बर्थ पे होता है, या किसी और कुछ और ऐसा प्रोविजन है जिसपे कि डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, जिसपे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से कम 4-5 बार इस पॉइंट को लाइन लाइन बता के मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर याद होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो जहां भी इक्वालिटी की बात आएगी समझ लेना कि ये आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है, एंड राइट टू इक्वालिटी है। जहां भी इक्वालिटी, अब ये डिस्क्रिमिनेट करके भी इक्वालिटी को ही तो बताया जा रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, प्रोटेक्शन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, या ये अपना राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 हो गया। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन है, आर्टिकल 15 हो गया, अपना इक्वालिटी राइट हो गया। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, इक्वालिटी ऑफ राइट हो गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, है ना। अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 हो गया। तो अनटचेबिलिटी को अगर एबोलिश आप कर रहे हैं तो इससे क्या हो गया, आप इक्वालिटी ही बढ़ा रहे हैं, कोई फ्रीडम तो दे नहीं रहे हैं ना। फ्रीडम तो चलो इक्वालिटी ही तो है, कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। बट जब हम आर्टिकल 17 पढ़ेंगे ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि अनटचेबिलिटी को ये हटाया है जो आर्टिकल 17 अपना। तो कौन से अनटचेबिलिटी को हटाया है? अनटचेबिलिटी तो बहुत तरीके की होती है ना हमारे, हम जिस इंडिया में रहते हैं उसमें तो क्या है, देखो गांव गांव में क्या है कि ये रिलेशन भी होता है कि इस रिलेशन के आप हैं, तो कोई अपने सास को ससुर को नहीं छू सकता, तो कोई अपने ननंद को नहीं छू सकता। हर जगह के अपने रीजनल अनटचेबिलिटी है। तो क्या उस अनटचेबिलिटी को की प्रैक्टिस को भी ये आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है, या ये आर्टिकल 17 सिर्फ यही प्रोहिबिट कौन से अनटचेबिलिटी को, कि क्या सिर्फ जो जातिवादी सिस्टम था हमारे इंडिया में, जो अपना कास्टिज्म था, सिर्फ उस अनटचेबिलिटी को ये प्रोहिबिट करता है, या हर तरीके की अनटचेबिलिटी को ये प्रोहिबिट करता है? ये कॉन्सेप्ट है ना, कि जैसे अब कुछ हो गया कि कुछ एक टाइम ऑफ पीरियड में जो लेडीज हैं उनको घर में किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं छूने दिया जाता है, कि नहीं भाई आप इस अपने अपने इस टाइम ऑफ पीरियड में आप भगवान को नहीं छुएंगी, है ना। या तो एक एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। फिर क्या चीज होती है कि जैसे किसी के घर में कोई सूतक पड़ गया, कि कोई किसी की डेथ होगी, या गांव गांव में क्या होता है किसी के बच्चा हो गया, किसी के कुछ हो गया, है ना। तो उस टाइम पे भी ये बोलता है, वो एक पर्टिकुलर इंसान को थोड़ा सबसे अलग रखा जाता है, कि नहीं नहीं आप सबसे अलग रहिए, आप ये मत छूइए, वो मत छूइए, आपको जो रहेगा हम दे देंगे। या गांव में आपने देखा होगा, गांव चिकन पॉक्स हो जाता है ना। गांव में बोलते हैं लोग कि माता रानी माता जो भी आ गई है, कुछ तो ऐसा टर्म दिया गया है ना। वो बोला जाता है। तो उस टाइम पे भी वो जो वो चिकन पॉक्स से बीमार रहता है आदमी, उसको भी बोल दिया जाता है कि भाई आप ये चीज को मत छूइए। या और किसी बाहरी इंसान या किसी ऐसे इंसान को भी क्या बोला जाता है कि आप उनको मत छूइए। तो क्या अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी का मतलब तो ये सब भी आ गया ना। अनटचेबिलिटी का मतलब ये थोड़ा है कि सिर्फ हम अदर कास्ट में शादी नहीं कर रहे, या अदर कास्ट उनको अपने घर पे काम नहीं दे रहे, या उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट को रोक रहे हैं, या उनका छुआ पानी नहीं पी रहे। ये सभी अनटचेबिलिटी नहीं है। अनटचेबिलिटी एक घर में भी हो सकती है, उसके आपस के मेंबर के थ्रू, आपस के मेंबर में भी अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो क्या उस अनटचेबिलिटी को भी प्रोहिबिट करता है ना। क्या उस भी अनटचेबिलिटी को जो एक घर में होती है, एक कम्युनिटी में होती है, एक सोसाइटी में होती है, क्या उसको भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 17? या आर्टिकल 17 सिर्फ मतलब कौन सी अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है भाई? हमें पहले क्लियर भी तो, कल को कोई इंसान ये चला जाए कि भाई हमारे घर में हमारे पापा की डेथ हुई थी, ये लोग हमें सामान छूने नहीं दे रहे थे, हमारे साथ तो हो गया फंडामेंटल राइट का वायलेशन। तो बट इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिबरेट किया गया है। मैं जब आर्टिकल 17 पढ़ाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करूंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एबोलिएशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी, आर्टिकल 17, है ना। कि टाइटल लेने के कॉन्सेप्ट को भी एबोलिश किया गया है। आप मिलिट्री में टाइटल दे सकते हैं, एकेडमी में दे सकते हैं, आर्टिकल 18 के थ्रू। तो एबोलिएशन ऑफ आर्टिकल किस में दिया गया है? आर्टिकल 18 में बताया गया है ना। आर्टिकल का एबोलिएशन किया, सॉरी टाइटल का एबोलिएशन किया जा सकता है आर्टिकल 18 में। तो बेसिकली इसके हर राइट ऑफ इक्वालिटी जो है,
जो अपना टॉपिक है राइट ऑफ इक्वालिटी, जो कि कवर करता है आर्टिकल 14 to 18, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना आर्टिकल 14 हो गया, उसमें टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 17 हो गया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 16 हो गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बता दिया गया। आर्टिकल 15 हो गया, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट बता दिया गया। एंड आर्टिकल 14 हो गया, इक्वालिटी ऑफ लॉ बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 2022। राइट टू फ्रीडम, व्हाट? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 and to 22। ओके, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड protection of sixth right regarding the freedom of speech and regarding the freedom of speech and expression। फर्स्ट है पहला, देखो प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट है ना, 6 राइट का जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक, जो कि राइट टू फ्रीडम है, उसमें जो 6 राइट का हमें प्रोटेक्शन मिलता है वो उसमें कौन कौन सा राइट है। तो पहला हो गया हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम, है ना। हमें फ्रीडम किस चीज की मिलती है? पहले में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलती है, दूसरे में हमें क्या मिलती है? असेंबली की फ्रीडम मिलती है, तीसरे में हमें क्या मिलती है? एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम मिलती है, देन हमें मूवमेंट करने की फ्रीडम मिलती है, एंड देन रेसिडेंस की, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमें, छठवां पॉइंट है हमारा, प्रोफेशन की फ्रीडम मिलती है हमें आर्टिकल 19 के थ्रू। तो आर्टिकल 19 के थ्रू हमें जो 6 फ्रीडम मिलती है उसमें कौन कौन से फ्रीडम हमें मिलती है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलती है, असेंबली की मिलती है, एसोसिएशन की मिलती है, मूवमेंट की मिलती है, रेजिडेंस की मिलती है, एंड द प्रोफेशन की मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। ओके, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, आर्टिकल 20, है ना। कि कोई जैसे कोई ऐसा प्रोटेक्शन हमें मिलता है जो कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस आप अगर कोई भी कन्विक्ट को ऐसे किसी भी कन्विक्ट को अपने ऑफेंस के लिए जो प्रोटेक्शन मिलती है वो आर्टिकल 20 में मिलती है। आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 आप लोगों को समझ में आ गया। देखो यही आर्टिकल 20 है कि किसी भी कन्विक्ट को अपने ऑफेंस के लिए, किसी भी कोई भी ऐसा है जो कोई भी कन्विक्ट होता है उसको अपना ऑफेंस करने के लिए जो प्रोटेक्शन मिलती है वो आप इंटरनल इमरजेंसी में भी, किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी इमरजेंसी में आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते आर्टिकल 20 को। इस आर्टिकल 20 में हमें कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है? या कन्विक्शन फॉर ऑफेंस मिलता है। क्या मिलता है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। एंड आर्टिकल 21 में हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, है ना। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को आप किसी भी ग्राउंड पे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है जबकि बाहरी, मतलब बाहर से वॉर हो रहा हो या एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उसके बेसिस पे ही आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम मिलता है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू ये जोड़ा गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आर्टिकल 21A किया गया है, तो देखेंगे हम। ओके, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट जहां तक मुझे याद आ रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 51 है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आगे डिटेल इसकी आ ही जाएगी। ओके, तो देखिए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट हमें कौन सा आर्टिकल दिलवाता है? आर्टिकल 21 दिलवाता है। एंड आगे देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में हमें अपने अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है कि हमें कुछ सर्टेन केसेस में डिटेंशन के बारे में, डिटेंशन के लिए क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, थर्ड राइट क्या है हमारा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, 23 एंड 24 क्या हो गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें क्या होता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ओके, आर्टिकल 23
तो आर्टिकल 23 में क्या पॉइंट आता है कि प्रोहिबिट करता है किस चीज को, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, लेबर फोर्स को प्रोहिबिट करता है कि आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते, कि किसी को बधुआ मजदूरी करवा लिए, कुछ करवा लिए, ये आप नहीं करवा सकते। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत ज्यादा मामला होता है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि आप ह्यूमन का ट्रैफिक नहीं कर सकते, कि किसी को यहाँ से वहां भेज दिए, वहां से वहां भेज दिए, और ये सब काम आप, ये सब इलीगल काम है और हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आर्टिकल 24 क्या हो गया? आर्टिकल 24 ये हो गया कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन द फैक्ट्री। इन द फैक्ट्री स्पेशली लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, नॉट इन टेलीविजन एटसेट्रा तो लिखा है, बट ये एटसेट्रा में कभी भी टेलीविजन और वगैरह पे देखो, चाइल्ड आर्टिस्ट कितने होते हैं, मूवी में काम करते हैं, और क्या सीरियल वगैरह जो भी चीजें होती है उसमें काम करते हैं। आजकल तो वेब सीरीज वगैरह में छोटे छोटे बच्चे थोड़े थोड़े काम करने लगे हैं। तो ये जो ये क्या इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होता है? इनको पढ़ना वढ़ना नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं जाना, इनको नहीं एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, है ना, जो हमें आर्टिकल 21A में मिलता है, या जो और भी आर्टिकल के थ्रू हमें मिलता है एजुकेशन का जो राइट मिलता है। बट इस मामले को ना बहुत डिटेल में अभी डिस्क्राइब किया नहीं गया है। तो देखते हैं हम आगे इस बारे में क्या लिखा हुआ है इस बुक में। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री एंड एटसेट्रा, ये कि बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट किया गया है कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 24 के थ्रू। एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड लेबर फोर्स को प्रोहिबिट किया गया है कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 23 के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। देखते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, है ना, कि फ्रीडम देता है आर्टिकल 25 हमें किस चीज की, कि हम अपने मर्जी के रिलीजन को, अपने मर्जी के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकें, प्रोपगेट कर सकें अपने रिलीजन को। उसके बाद क्या बताता है आर्टिकल 26 हमें क्या फ्रीडम देता है? आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का फ्रीडम हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 26 देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27, कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर आप कोई भी टैक्स पे करते हैं, कोई भी चंदा देते हैं, तो इसकी फ्रीडम हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 27 देता है ना। जैसे राम मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने दिया ना, डोनेशन दिया, टैक्स तो नहीं कह सकते हैं उसको, बट डोनेशन दिया, डोनेशन। तो ये सब फ्रीडम हमें कौन देता है? ये सब फ्रीडम हमें यही फंडामेंटल राइट देता है कि आप अपने रिलीजन को बनाने के लिए, जो कुछ लोग हज जाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट में पता नहीं ये प्रोविजन है या नहीं कि उनके लिए कुछ डोनेशन, पिछली गवर्नमेंट तो शायद देती थी, है ना, डोनेशन के लिए कुछ जाने के लिए, फिर किसी किसी को चार धाम की यात्रा करवाने के लिए भी कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है, किसी किसी स्कीम में लगी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सब्सिडियां दी जाती हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू है? इसी आर्टिकल के थ्रू है ना। हालांकि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या है? वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सेकुलर है, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। बट जो इंडिविजुअल की जो ये राइट है, जो इंडिविजुअल का राइट है कि वो, उसको फ्रीडम है किसी भी अपने किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स देने का, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 27 में है। आगे देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 है ना। तो आर्टिकल 28 में क्या बताया है कि फ्रीडम हमें दिया गया है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 हमें ये आज़ादी देता है कि हम कुछ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, कुछ वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, उनको प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, एक बचपन में हम पढ़ते थे, शिशु विद्या मंदिर करके कुछ होता था, या कुछ तो ऐसा होता है था, जो जैसे गुरुकुल हो गया अपना, है ना। जैसे क्या हो गया, मदरसे में होती है ना स्टडी, शायद वो होती है, उसमें हो गया। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज हो गई, उसमें भी स्टडी कराई जाती है, वो हो गई। तो
देखो अपने अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देने का कि आप क्या कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये फ्रीडम हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 28 देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 28 देता है। ओके, तो बेसिकली बात यही है कि हमें इस आर्टिकल 28 ही ये फ्रीडम देता है कि हम गुरुकुल और क्या है ये खालसा और ये क्या अपना जो मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, मदरसा हो गया अपना, और जो मिशनरीज होती हैं क्रिश्चियन, उसमें जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उसको मेंटेन करने का जो डायरेक्शन होता है वो आर्टिकल 28 देता है। और आर्टिकल 27 क्या करता है? हमें फ्रीडम देता है कि आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टैक्स का मतलब आप वो टैक्स से मत लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वो टैक्स का मतलब यहाँ पे नहीं है कि ये एक इंडिविजुअल का फ्रीडम है कि भाई आपको अगर किसी भी विशेष रिलीजन को प्रमोट करना है तो आप उसके प्रमोशन के लिए पैसा दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे टैक्स का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ही टैक्स लेने लगेगी किसी धर्म को बनाने के लिए, क्योंकि किसी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए गवर्नमेंट कभी भी आपसे टैक्स नहीं मांगेगी। हमने पढ़ा हुआ है आगे वाले चैप्टर में। आगे देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हमें मिलता है आर्टिकल 29 और 30 से, वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 हमें क्या फ्रीडम देता है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर और माइनॉरिटी के कल्चर को। आर्टिकल 13 हमें क्या देता कौन सा फ्रीडम देता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 13 हमें कौन सा राइट देता है? आर्टिकल 13 हमें राइट देता है कि आप कोई भी माइनॉरिटी को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है और उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। एंड आर्टिकल 29 हमें क्या देता है कि क्या प्रोटेक्शन देता है? ये प्रोटेक्शन देता है कि हम किसी भी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल माइनॉरिटी के कल्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 ये देखते हैं। Right to move the Supreme Court for the enforcement of the fundamental right, including the reads of 5 read होते हैं, मैंने बताया था, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and the quo warranto, है ना। ये आर्टिकल 32 देता है। तो आर्टिकल 32 कौन सा राइट हमें प्रोवाइड कराता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के थ्रू जाएगा? आर्टिकल 32 के थ्रू। और आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए अगर कोई भी इंसान आपके पास आए तो आप रीट जारी करके उसके फंडामेंटल राइट को दोबारा एनफोर्स करवा पाए। क्या करवा पाए? दोबारा एनफोर्स करवा पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अवेलेबल फंडामेंटल राइट ऑफ फॉरेनर की, फॉरेनर के लिए कौन कौन सा राइट फंडामेंटल है देखते हैं। फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन नॉट फॉर द फॉरेनर, एंड फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि प्रोहिबिशन ऑफ ये सिर्फ जो सिटीजन है उनको मिलता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 का जो प्रोविजन है कि प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन को, वो सिर्फ सिटीजन को मिलता है। ये प्रोविजन आर्टिकल 14 का प्रोविजन किसी भी फॉरेनर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। किसी भी अब कोई फॉरेनर आके ये नहीं कह सकता कि भाई हम फॉरेनर हैं तो हमारे में डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे देश में है, वोटिंग चल रहा है या वोटिंग का तो छोड़ भी दो, वो तो फंडामेंटल राइट है भी नहीं। कि अगर कोई फॉरेनर आ गया और वो कह दिया कि भाई आप अपने सेंट्रल की जॉब में हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हम इसमें तो जो पोस्ट जो क्वालिफिकेशन मांगा है मेरा वो सारा कंप्लीट है, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुझे, तो ये है कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया, फॉरेनर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि वो सारे प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, ना कि किसी फॉरेनर के लिए। नेक्स्ट क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 के थ्रू भी हमें जो प्रोविजन मिलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, वो भी सिर्फ सिटीजन को मिलता है।
प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, आर्टिकल 19 में जो हमें प्रोटेक्शन मिलते हैं 6 राइट के हमारे, जो कि है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड द रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम मिलते हैं वो भी सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, नॉट फॉर फॉरेनर। देखिए, नॉट फॉर फॉरेनर, ओके, वो भी सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। आगे देखते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 के थ्रू जो प्रोविजन मिलते हैं वो भी सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी इस्टेब्लिशिंग एंड एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 13 के प्रोविजन भी सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। ओके, इतने प्रोविजन सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। आप कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे आए कि आर्टिकल 19 अगर फॉरेनर को नहीं मिलेगा तो वो घूमेगा कैसे, रेजिडेंस, मूवमेंट, है ना, को कैसे करेगा। और जो फॉरेनर आते हैं, जो कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में आप लोगों को कुछ फॉरेनर दिख जाते होंगे, प्रोफेसर बने हुए या कुछ ऐसा बने हुए, तो जो या तो कि वो स्पेशल लेक्चर पे आते हैं। चलिए, अब ये हम देखते हैं कि आर्टिकल ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो बोथ को अवेलेबल हैं, कि सिटीजन को भी है और फॉरेनर को भी अवेलेबल है। देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों को मिलता है। आर्टिकल 14 में जो फ्रीडम हमें दी गई है, जो प्रोटेक्शन हमें दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 का, वो दोनों लोगों को मिलती है, एलियन को भी मिलती है, सिटीजन को भी मिलती है। आर्टिकल 20 में जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट ऑफ द ऑफेंस, आर्टिकल 20 का जो प्रोटेक्शन है वो भी फॉरेनर एंड एलियन दोनों को, सॉरी, फॉरेनर एंड इंडियन सिटीजन दोनों को मिलता है। आर्टिकल 21 में जो पॉइंट है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी दोनों को दी जाती है, ये भी दोनों को दी जाती है। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है ना अपनी, कि आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये सिटीजन को भी मिलता है तो फॉरेनर को भी मिलता है। वही तो, कि दोनों को नहीं मिलेगा। अभी देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ही अगर नहीं मिलेगा तो फॉरेनर आएंगे क्यों इंडिया में भाई? तब तो ये सीरिया जैसा हाल हो गया, या किसी ऐसे कंट्री का जैसा हाल हो गया कि बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, कि जैसे इस टाइम पे अपना गाजा वाजा वो वाला है, जो इजराइल वगैरह का एरिया है, कि इतने वॉर चल रहे हैं कि वहाँ पे किसी का कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है लाइफ का, वो वाला सिचुएशन हो गया ना। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 तो फॉरेनर एंड सिटीजन बोथ को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A में जो प्रोविजन है वो भी फॉरेनर और इंडियन दोनों को दिए जाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 भी फॉरेनर और इंडियन दोनों को मिलते हैं। आर्टिकल 23 में जो प्रोविजन है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबर फोर्स, आर्टिकल 23 में जो प्रोविजन है वो भी फॉरेनर को भी मिलते हैं और इंडियन सिटीजन को भी मिलते हैं। अगर फॉरेनर को ना मिले, सपोज कि अगर फॉरेनर को ये प्रोविजन ना मिलता है, तो आप किसी वेस्ट बंगाल या किसी ऐसे नेपाल भूटान से लोगों को लाके आप अपने क्या लेबर फोर्स करवा ले, उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लगे, है ना। तो फॉरेनर, किसी भी फॉरेनर के साथ भी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड लेबर फोर्स का काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनको भी आर्टिकल 3 के थ्रू फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है, prohibition of employment of children in the factory etc, आर्टिकल 24 में बेसिकली जो प्रोविजन है वो भी मिलता है फॉरेनर एंड इंडियन सिटीजन सबको मिलता है। बट ये सारे प्रोविजन देखिए, ये सारे प्रोविजन जो है ना वो एनिमी एलियंस को नहीं मिलते हैं। एनिमी एलियंस को बेसिकली कोई भी फंडामेंटल राइट या कोई भी राइट मिलता ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी राइट मिलता है, उसको कोई भी राइट नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए और देखते हैं और कौन कौन सा प्रोविजन मिलता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल 25 के अंडर में जो भी फ्रीडम आता है वो मिलता है। आर्टिकल 26 के अंदर भी जो प्रोविजन आता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ये भी दोनों को मिलता है, एलियन एंड सिटीजन दोनों को मिलता है। आर्टिकल 27 के अंडर में जो भी प्रोविजन आते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये भी दोनों को मिलते हैं, एलियन एंड सिटीजन दोनों, इंडियन सिटीजन दोनों को मिलते हैं। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये प्रोविजन भी जो है वो इंडियन और फॉरेनर दोनों को मिलता है।
तो हमने ये कवर कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट अपने इंडियन को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली सिटीजन को मिलते हैं, नॉट टू फॉरेनर को कौन से फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं होते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली। और यहाँ पे हमने ये भी बात कर ली कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो फॉरेनर और सिटीजन दोनों को मिलते हैं। देखिए इसमें बात क्या है कि आर्टिकल 21 की जो बात कही गई है, ये नंबर 4 पे जो बात कही गई है आर्टिकल 21 की, और यहाँ पे नंबर 3 की जो बात कही गई है आर्टिकल 21 की, ये जो प्रोविजन है ना ये दोनों को मिलते हैं, ना कि किसी सिर्फ सिटीजन को नहीं मिलते हैं, ये दोनों, ये बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों को मिलते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि अगर ये सिर्फ सिटीजन में लिखा है तो आपने ये लिबर्टी को इधर ऐड ही नहीं करा, है ना। चलिए, तो आज का हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट से हम यहाँ से राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, और यहाँ से सारे आर्टिकल लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड बताए जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? और मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आप लोगों को पढ़ाने का, बट अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या हमें अपने वीडियो में, हमें अपने क्लासेस में और कौन कौन से वो करने पड़ेंगे, कौन कौन से हमें सुधार करने चाहिए और कौन कौन से हमें सपोर्ट देने चाहिए। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।